हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हमारे साथ है कुलदीप भाई। उनके बारे में जितना बताऊंगा उतना कम है। उनकी अचीवमेंट इतनी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करी हैं और आज उनकी जर्नी आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करने वाली है। अगर एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दूं तो उन्होंने अपना एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया। उस टाइम उनकी रैंक 478 थी। वो उससे भी खुश थे, उन्होंने दोबारा गेट दिया, फिर उन 29 रैंक लेके आए, फिर उन्होंने पीएसयू रिजेक्ट किया, फिर उनको एक 5 लाख पर मंथ की जॉब का ऑफर मिला, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। भाई करके रहा है बंदा। तो आज इसी जर्नी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि उन्होंने ये पूरी जर्नी कैसे कवर करी। वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं थे स्टार्टिंग से ही, तो उन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वेलकम कुलदीप भाई। हेलो रोहित। भाई थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन मैंने तो काफ़ी बड़ा दे दिया है छोटा मोटा एक छोटा सा अपना दे दो ब्रीफ में। बेसिकली मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ एंड लाइक अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 100 लोगों का वो पॉपुलेशन है। मेरा जो बचपन है वो मेरे गांव में ही बीता था। मतलब मैं फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास तक गांव के ही स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ। ओके, एंड वहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। मतलब एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जानते नहीं थे एजुकेशन क्या होती है। वो भी मतलब प्रॉपर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन एक एक्सप्लोजर नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होती है, मेडिकल क्या होता है, उसके बारे में किसी को कोई डायरेक्शन नहीं था। तो मेरे से पहले मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मतलब अंकल थे दो, उन्होंने लाइक बीएड कर रखी थी और वो बीएड ही मैक्सिमम एजुकेशन था वहाँ पे। मतलब वो भी प्राइवेट बीएड करने वाला पोर्शन। तो इनिशियल फेज में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला पार्ट था, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम फेस करी। देन हुआ क्या कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरी एजुकेशन को लेके थोड़े सेंसिटिव थे। तो उन्होंने लाइक जॉइंट फैमिली में आपको पता होगा कि इशू होते हैं कि बहुत सारे कजन्स हो जाते हैं। तो मतलब मैं एजुकेशन वाइज सबको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे पापा ने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया एंड फिर वो जो मेरा विलेज है उसको छोड़ के मेरे पापा जयपुर शिफ्ट हो गए थे। जयपुर में मतलब एज ए मतलब कोई जॉब नहीं थी। मेरे पापा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने केवल 8th क्लास पढ़ रखी थी एंड लेकिन उनका ये था कि स्टार्टिंग में वो काफ़ी घबराते थे। मैं आपको अगर बताऊं तो हम लोग जब जयपुर गए थे तो एक आजकल जितना बाथरूम होता है उस साइज़ का हमारा कमरा हुआ करता था, जिसमें मतलब इवन हम तो बच्चे थे, हमारे तो पैर पसर जाते थे। मेरे जो लाइक मम्मी पापा थे वो उनके पैर भी नहीं फोल्ड होते थे। मतलब वो उनको पैर को फोल्ड करके पूरा वैसे सोना होता था, वो स्ट्रेट नहीं कर सकते थे, इतना छोटा कमरा था। ओनली 700 रुपीज़ में, आप सोच लो 700 रुपीज़ में क्या रेंट में कितना रूम मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला पार्ट था लाइक। बट मेरे पापा को स्टार्टिंग में ओनली 2200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी एंड मुझे याद है आज भी कि लाइक मैं मॉर्निंग में विजिट करता था। लाइक मिल्क शॉप पे हम जाते हैं तो जो ओपन हमें मिल्क मिलता है उसमें मैं लाइक 4 रुपीज़ का मिल्क लेके आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने काफ़ी जैसे देखा तो वहाँ पे भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही था, 8th क्लास तक गवर्नमेंट में था। मतलब मेरे पास कई बार ऐसा होता था नोटबुक खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि जयपुर जैसी सिटी में आप 2200-3000 रुपये में खर्चा नहीं चला सकते। रेंट एंड 5 मेम्बर्स की फैमिली, आई हैव 2 सिस्टर। तो मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला पार्ट वहाँ पे चल रहा था। फिर उसके बाद मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने देखा कि यार थोड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो मतलब उन्होंने मुझे कॉपियाँ देना, बुक्स भी। इवन मेरे जो टीचर्स थे वो गवर्नमेंट स्कूल में मिल ही जाती है, लेकिन कॉपी पेन ये सब वो अवेलेबल करवाते थे। एंड मैं भी है ना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मतलब न्यूज़पेपर जो है मॉर्निंग में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। इवन आई वर्क इन साइकिल शॉप, साइकिल की शॉप पे मैंने वर्क किया। ठीक है, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल पार्ट था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि क्या करूँ मैं अपने करियर में। एंड देन मैंने देखा कि लाइक मतलब मैं कुछ तो करियर में अच्छा करूँगा। तो मुझे सब उस टाइम पे स्पोर्ट्स के न्यूज़ आते हैं, आपको देखता है कि बच्चों में क्रेज होता है स्पोर्ट्स का। तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ अच्छा करता हूँ। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है उस टाइम पे, MS धोनी और ये सब पॉपुलर हुए थे, वर्ल्ड कप जीता था इंडिया। तो मुझे लगा किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले कराटे स्टार्ट किया कि कराटे में कुछ करता हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया। मतलब मैं स्कूल टाइम के अलावा 4-5 घंटे उसमें इन्वॉल्व रहता था गेम में, और मैंने स्टेट लेवल जीता, नेशनल लेवल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एंड ब्लैक बेल्ट में फाइनली कराटे में हूँ। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे कराटे इतना पॉपुलर गेम नहीं था। अभी तो ओलंपिक में भी हो गया है। तो मुझे लाइक ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू डू समथिंग इन गुड इन ए स्टडी, तो मुझे स्टडी में करना चाहिए। तो मेरे जो 10th में परसेंटेज थे वो लाइक ऑलमोस्ट 78 परसेंटेज के समथिंग थे, जो उस टाइम के हिसाब से RBSC बोर्ड में अच्छे परसेंटेज थे। ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं पता था। इवन मेरी फनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब वो फॉर्म फिल करने गया था, आजकल मैथ्स और बायोलॉजी आप दोनों ले सकते हो, तो मैं वहाँ पे मैथ्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट था, वो मैं लिख के ले गया था। टीचर ने बोला कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप डॉक्टर की कैटेगरी में जाते हो, अगर आप
मेस लेते हो तो आप इंजीनियरिंग की कैटेगरी में जाते हो। तो मैंने मतलब वहाँ पे ये मुझे मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे लगा डॉक्टर वाला काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ये सब मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो इंजीनियरिंग वाला डाल दो। तो मेरा ये लेवल था। उसके बाद मैंने अपना 12th जो है उसको कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, जैसा मैंने बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जेई एडवांस और इन सब की तैयारी कर पाऊँ। और उसके बाद मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वहीं के एक 3rd टायर कॉलेज है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के अंडर में आता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, मैंने उसमें एडमिशन लिया। एंड वहाँ पे बेसिकली क्या था कि जब मैं स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे याद है कि जैसा हम व्हाट्सएप चैट में मैसेज लिखते हैं वैसे कि क्या कर रहा है उसको इंग्लिश में बना दिया, वैसे मैं फिजिक्स के आंसर लिखता था। बहुत ज़्यादा मेरे परसेंटेज कम थे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो बेक विदाउट बेक वाले जो बच्चे होते हैं उसमें सेकंड लास्ट में ही होगा, जो पूरा हॉस्टल था उसमें। तो दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे पापा अभी भी हार्डवर्क कर रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये उनकी सैलरी बढ़ के हुई है, और बहुत ज़्यादा पूरा पैसा जो कमाते हैं वो मेरी फ़ीस को इकट्ठा करते हैं 6 मंथ, और फिर मैं वहाँ पे फ़ीस पे कर पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रियलाइजेशन हुआ। और वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब फैकल्टी वाइज रिसोर्सेज नहीं थे, कॉलेज बहुत नॉर्मल सा था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि मतलब उस टाइम पे NPTEL HRD बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्यूब पे और कोई सोर्स नहीं थे जैसे आज मिलते हैं। मैंने NPTEL HRD से पूरा मॉर्निंग में, मतलब हॉस्टल में डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है, तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 9 बजे तक मैं अपना 5 घंटे का एक स्लॉट लेता था। और जनरली हॉस्टल में आपको पता होगा 9 बजे बच्चे उठते हैं, तो जब वो 9 बजे सारे बच्चे उठते थे तब तक मैं 5 घंटे पढ़ के थोड़ा सो जाता था। बच्चों को लगता था मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पढ़ता था। उसके बाद धीरे से मैंने अपने आप को अपने ईयर के बच्चों से अवॉइड कर लिया, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मैं जनरली जूनियर के साथ रहता था। तो जूनियर के साथ रहते रहते क्या हुआ कि मैं जूनियर्स की थोड़ी हेल्प भी करने लग गया कि कैसे वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो 4th ईयर तक पूरे 4 साल में मैं घर पे नहीं गया था, एक बार भी मैं घर नहीं गया था पूरे 4 साल बीटेक में। ओनली एक दीपावली की वेकेशन पे गया होगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद मैं पूरे 3 ईयर हॉस्टल में ही था। इवन कई बार ऐसा था कि पूरे हॉस्टल में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं केवल वो एंड मैं रहता था। मैं हमेशा हर एक पर्सन से थोड़ा अटैच रहता हूँ, बिकॉज मेरे पापा ने भी ऐसा वर्क किया है, वो सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब करते थे जयपुर में। हमने बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पे। तो मैं नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनसे भी बहुत अटैच। मैं उन सिक्योरिटी गार्ड जो खाना लेके आते थे, उस टाइम मेस नहीं चलता था, सिंगल बॉय के लिए नहीं चलेगा, और कैंटीन भी नहीं चलती थी जब समर वेकेशंस आते थे, तो मैं वही मेरा खाना लेके आते थे। लाइक मैं उनको बोल देता था कि मेरे लिए भी बनवा के ले आना, मैं आपको पे कर दूंगा। वो पे भी नहीं, मतलब ऐसा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट वाइज 0 अपॉर्चुनिटी थी, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने यहाँ पे गेट के लिए मैं दिल्ली आया। मैंने सोचा कि मेरे उस टाइम में थोड़ा क्रेज़ बढ़ा UPSC सिविल सर्विसेज में थोड़ा करने का सोचा था, लेकिन फिर आपको पता है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में अभी जैसे बहुत सारे सोर्स है जो कम पैसे में आपको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे सोर्स हो। यूट्यूब सोर्स नेग्लिजिबल थे, 2016-17 में इतना ज़्यादा नहीं मिलता था। तो मैं आके मैंने मतलब तैयारी करी, मतलब मेरा फ्रेंड जो है वो तैयारी कर रहा था, मैंने भी तैयारी करी गेट की। एंड मैंने पूरा बहुत मेहनत किया था, मतलब इवन 13-14 जैसे टीचर बोलते हैं, कई बार यूट्यूब पे छोटे मोटे गाइडेंस वीडियो आते थे, उस टाइम आने लग गए थे, उन्होंने बोला कि आपको 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। मैं 15 आवर्स तक भी पढ़ाई किया था, लेकिन उससे हुआ क्योंकि लास्ट में आते हुए मेरा माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया। मतलब मैं लास्ट में आके ऐसा हो गया कि इतना पढ़ चुका था ना कि क्या पढ़ूँ, रिवाइज क्या करूँ, प्रेशराइज हो गया। तो मेरा रैंक इन्फ्लुएंस हो गया, 478 रैंक आया था। उसके बाद दिल्ली में ही मैं रहा, और मतलब उस टाइम तक मेरे पापा पैसे भेज रहे थे, लेकिन मैंने पापा को जैसे तैसे कन्विंस किया कि 6 महीने और दे दो। उसके बाद क्योंकि मेरी 2 सिस्टर थी, पापा को उनकी मैरिज का भी प्लान करना था, ठीक है, और वो उससे पहले सारा इन्वेस्टमेंट वो मेरे ऊपर ही कर रहे थे। तो जब वो जयपुर में, मैं यहाँ दिल्ली में जब मैं आया, तो बीच का पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उस टाइम पे क्या था कि यूट्यूब पे कुछ चैनल थे जहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट किया। पहले मैंने आसपास के कोचिंग्स में पढ़ाया था, तो 9-10 के बच्चों को थोड़ा टीचिंग लाइन में पढ़ाने का मैंने किया। तो बच्चों को मेरी पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ रही थी। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया कि मुझे पैसे नहीं दिए, मतलब मैंने 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ मैंने पढ़ाया, वो मुझे 1 मंथ का पैसा दे दिए और दिए ही नहीं पैसे। और वो वहाँ के एरिया के लोकल थे, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो मैंने बस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में, एक टाइम खाना खा के मैंने 3-4 महीने निकाले। जब तक IIT का स्टाइपेंड स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा बहुत स्ट्रगल फेस था। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स पे पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होने लग गया। तो मुझे जैसे कोई क्योंकि मैं एक ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन से आया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो बच्चे कर रहे होते हैं, मुझे अच्छा लगता था उनकी हेल्प करना, कि यार ये भी हमारे जैसे हैं, कभी ये भी काबिल बनेंगे। तो मैं उनको हेल्प करने लग गया। हेल्प करते 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 मैं बहुत सारे बच्चों के टच में आने लग गया, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आने लग गए। कई लोगों ने मेरी जर्नी शेयर करी कि 478 रैंक आया गेट में, टीचर्स वगैरह जो बहुत सारे यूट्यूबर ने मेरी जर्नी शेयर करी। तो कई बच्चों के कॉन्टैक्ट्स बढ़े, तो मैं धीरे धीरे उनको पढ़ाने लग गया, टीचिंग लाइन में आने लग गया, ठीक है।
है। अब हुआ क्या कि मतलब मैं एक चैनल था उसमें पूरा कम्प्लीटली फ्री पढ़ाया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर 6 मंथ के समथिंग। आईआईटी में मैं मास्टर्स भी कर रहा था, उसके साथ में मैं पढ़ा भी रहा था। फिर मुझे लास्ट के 3 मंथ 4 मंथ मैं सेटिस्फाई नहीं था कि मुझे रैंक, मेरा एम था टॉप 100 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेकिन मैं कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाया। तो मैंने वापस टारगेट किया कि यार टॉप में चाहिए। तो 3 मंथ मैंने वापस तैयारी करी ओनली एमटेक के बाद में, और उसमें मेरी 29 रैंक आ गई थी, इंप्रूव हो गया था मेरा रैंक, ठीक है। उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन लग गया था 2020 में, एंड लॉकडाउन में मेरे पापा की जॉब जा चुकी थी, क्योंकि उनको वैसे भी इतने पैसे 7-8 हज़ार के आसपास मिलते थे, प्रमोशन होके भी इतने ही इंक्रीमेंट हुआ था उनका 16 सालों में। तो अब 8 हज़ार में वो अपना पूरा खर्चा नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब मैं वो 8 हज़ार का बोल रहे थे, आपको 2 हज़ार पे करेंगे, मतलब ऐसा है कंपनी, उन्होंने ऐसे बोला था, क्योंकि मिनिमम वेज का कुछ है नहीं। तो मेरे पापा गांव में चले गए थे और मैं भी 1-2 महीने गांव में रहा। लेकिन उस टाइम पे फिर मुझे आईआईटी का स्टाइपेंड से मेरा चल रहा था थोड़ा बहुत, मैं टीचिंग करके हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अर्न कर पा रहा था उससे भी। कई बार बच्चों के थ्रू हेल्प हो जाती थी, कोई बच्चा की सर आप हेल्प कर दो, हम आपको ये कर देंगे। मैंने बहुत स्ट्रगल वाला फेस देखा। देन मुझे एक मेरे दिमाग में लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मैंने अपने पापा को प्रेशराइज होते हुए देखा कि यार मतलब बहुत ज़्यादा वो टेंस है रिलेटेड टू माई सिस्टर मेरीज, क्योंकि 2 सिस्टर्स है, दोनों की शादी करना है और बहुत टेंस है, और मैं भी अभी तक कुछ उनको रिटर्न नहीं दे पाया हूँ ज़्यादा बड़ा। तो लाइक मैंने ये सोचा कि सबसे पहले है ना कुछ अचीव करता हूँ। तो मेरे पास एक ऑफ़र आया, तो स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से 2 लाख से स्टार्ट किया था, एंड देन धीरे धीरे मैं मतलब मैंने 7-8 मंथ के समथिंग जॉब करी थी, और वहाँ पे मेरा 7.5 लाख तक मेरा पैकेज गया था, ठीक है। पर स्टार्टिंग में जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्टिंग करी थी, तो दैट टाइम क्या था कि उनका विज़न थोड़ा अलग था, मतलब बच्चों के हेल्प करने का विज़न था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि उनके फ़ीस इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, मतलब पहले फ़ीस रीजनेबल थे, मैं समझता था कि ठीक है रीजनेबल फ़ीस में वो चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड हो रहा था, तो मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो बहुत अच्छा ऑफर कर रहे थे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब अगर कोई भी पैरामीटर जो होते हैं मेजर करते हैं परफॉर्मेंस के, मैं उनमें सब में अच्छा चल रहा था। तो मेरा विज़न जो है वो बिल्कुल अलग था। मैं चाहता था यार, क्योंकि मैं बहुत पुअर टाइप के बच्चों की हेल्प करने का विजन रखता था। तो उस टाइम पे मेरे पास 7.5 लाख का ऑफर आया मुझे, लाइक बेंगलुरु बुलाया गया, मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन था मुझे बेंगलुरु बुलाया। 7.5 लाख मुझे ऑफर में आ रहे थे कि आपको इतना पे कर देंगे, इंसेंटिव एंड ऑल सब मिला के। बट मैंने उस ऑफर को वहाँ पे फाइनली मैंने बोला कि नहीं, मैं मतलब वो बच्चों पे बर्डन जाएगा ओवरऑल। तो मैं एक ड्यूरेशन में आपसे जुड़ा था, मैं सोच रहा था मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उससे फिर मैंने मनी सेव करके अपनी सिस्टर की मैरिज में पूरा इन्वेस्टमेंट किया, एंड आफ्टर दैट मैं पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे फोकस हूँ। मतलब मैंने करने का ट्राई किया कि सिविल सर्विसेज में करने का ट्राई करता हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अड्डा 247 पे गेट का एक वर्टिकल स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे मुझे जब मैंने उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कंटेंट आ रहा है, मतलब गेट के कोर्सेज, HPCL, बहुत सारे एग्जाम के कोर्सेज बहुत रीजनेबल प्राइस में आ रहे हैं। तो मैं अड्डा 247 प्लेटफॉर्म से मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ भी अर्न कर रहा हूँ एक ड्यूरेशन में, मेरे लिए अर्न करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। तो मैंने अर्न किया था एक टाइम में, अच्छा खासा मैंने अर्न किया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अफोर्डेबल एजुकेशन पे अड्डा 247 वर्क कर रहा है और उससे स्टूडेंट पे भी ज़्यादा लोड नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, ओके, उस ऑफर को रिजेक्ट करके। बिकॉज आई एम अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा थोड़ा क्रेज है पब्लिक को सर्व करने का। एंड पीएसयू की अगर बात करें तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज को ही एम रखता हूँ तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी सीट्स, ओके, क्योंकि कोई रिजर्व कैंडिडेट होगा तो वो पीएसयू में चला जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने पीएसयू में, मेरी रैंक 29 थी, तो मैंने कई पीएसयू में अप्लाई ही नहीं किया कि अननेसेसरी एक सीट वेस्ट होगी और कई बच्चों के साथ वो अच्छा नहीं होगा। तो पीएसयू मैंने रिजेक्ट किया। वो ऑफ़र मैंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा खासा मनी अर्न कर सकता था, लेकिन मेरा एम पब्लिक को थोड़ा सर्व करना है। और यहाँ पे मतलब मैं वर्क करता हूँ जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं कई बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूँ। और इवन मेरे पास कई बार पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, है ना, कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप बता दीजिए। तो मुझे वो काफ़ी अप्रिशिएटिंग लगता है। और देयर आर 2 टाइप ऑफ जॉब। एक जॉब ऐसी होती है जिसमें आप पब्लिक को डायरेक्टली सर्व करते हो, एक जॉब होती है जो बैकग्राउंड में करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पीएसयू में जैसे अगर कोई बच्चा एनटीपीसी में जॉब कर रहा है तो वो ऐसी जॉब कर रहा होता है जिसमें वो बैकएंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिक को उससे बेनिफिट मिल रहा है। एक जॉब होती है टीचर की जॉब जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है। तो आईएएस की जॉब भी ऐसे होती है कि वो डायरेक्टली पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। तो मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, लाइक मेरा प्री क्लियर हो चुका है सिविल सर्विसेज का, अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं मतलब आगे और क्लियर करूँ। बट मैंने ये जर्नी इसलिए शेयर करी कि मतलब आपने पेशेंस के साथ सुना। कई बच्चे ऐसी सिचुएशन में होंगे जो मेरे तरीके के प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे इश्यूज होंगे जो वो फेस कर रहे होंगे, एंड गिव अप भी करने का ट्राई कर रहे होंगे। बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम भी आते हैं, ठीक है।
बट ओवरऑल ये है कि आप अपने आप को कितना रिबाउंड करके स्ट्रॉन्ग बना के रखते हो। आपकी जर्नी जैसे हमने देखी है, आप भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन से डील करके आए हो। तो मैंने मतलब अपना छोटा सा मेरा लाइफ साइकिल है जो बताया है अभी तक जो है। आगे मैं एम कर रहा हूँ कि अभी मेरा प्री निकला, हो सकता है मेरा पूरा नहीं निकले, हो सकता है मेरा निकल जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर निकलता है तो भी मेरा विजन है कि मैं मतलब थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड कम सोच के मैं थोड़ा सर्व ओरिएंटेड थिंकिंग रखता हूँ। एवरीवन हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसमें कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने आप को देखना है हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो मुझे थोड़ा पब्लिक को सर्व करके खुशी मिलती है। जब मैं बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, उनके अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं कि सर आपने ये पढ़ाया। तो करंटली मैं एक गेट अड्डा 247 चैनल है जिसमें मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ। बाकी भी मैं अलग अलग एग्जाम, कोप, CCMT के गाइडेंस, मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा जर्नी स्पेन रहा था। भाई की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। मतलब इतने नीचे से उठ के आए हो, मतलब कि एक टाइम पे खाने तक के पैसे नहीं थे उनके पास, मतलब एक टाइम का खाना खाते थे। मैं सोच नहीं था कि 3-4 महीने तक आदमी एक टाइम के खाने में कैसे और गुजारा उस टाइम पे करेगा। मेरा वेट काफ़ी डाउन हो गया था। लाइक अगर मेरे फोटो साइकिल देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वेट लोड कर चुका था, मेरी आंखें निकल गई थी। देन मैंने जिम स्टार्ट करके थोड़ा फिटनेस वापस इनहेंस किया। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली, उन्होंने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारी। फिर उन्होंने देखा कि पैसा तो वो बहुत कमा रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों को वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चों से उनको ऐसा मैं भी लगाओ कि लूटा जा रहा है, ऐसा कुछ हाँ, हो मेरे को रहा ऐसा लगता था कि जो पैसा है हम्म। जनरली वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं खर्च होना चाहिए, बच्चों का पैसा ओनली पढ़ाने में खर्च होना चाहिए। और वो विजन मुझे अड्डा में दिखा तो मैं यहाँ आ गया। तो एक बार जब उन्होंने देख लिया कि हाँ अब वो फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबल है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की अच्छे से मदद की जाए। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज करा। विजन वही है, बच्चों को सर्व करना, और वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। अब वो UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ऑलरेडी प्री क्लियर कर चुके हैं। अब मेंस और उसके बाद सीधा इंटरव्यू, होपफुली वो आराम से कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कॉलेज में, कि मेरे पास कोडिंग करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास गेट प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। भाई इतना सारा कर रहा है, बच्चों को पढ़ाता है, घर पे टाइम देता है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद वो पूरा चीज़ें को कर रहे हैं। अभी उनके अंदर जो हसल पावर है ना वो अभी तक खत्म नहीं है। तो ये मुझे बहुत एक इंस्पायरिंग पॉइंट लगा आपकी पूरी जर्नी से। डेफिनेटली देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि 30 ईयर की जो हमारी एज होती है उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए। हो सकता है हम सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन उस एज से पहले हर एक बच्चे को एफर्ट डालने चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और मिडिल क्लास के जो बॉयज़ होते हैं उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन ही होता है अपना लाइफ को बदलने के लिए। तो जब मुझे लगा कि यार मेरी खुशी थोड़ा पब्लिक को सर्व करने में है, तो मैंने वो कैरियर पाथ चूज़ किया। जैसे आपकी जर्नी रही कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपका जर्नी है कि आप कुछ और अच्छा करो, कंट्री के लिए कुछ अच्छा करो। हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो आप उस हिसाब से मतलब अपना लाइफ साइकिल देखते हैं। आपको देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। एंड मुझे आपकी जर्नी से भी लाइक काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। सिमिलर टाइप की जब मुझे कोई देखते हैं, मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें मुझे देखने को मिला कि आपने को बहुत स्ट्रगल किया है, अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, और ऐसे लोगों से डेफिनेटली बात करना अच्छा लगता है। भाई को अगर मैं बताऊंगा, एक दूसरे की तारीफ हमने बहुत ज़्यादा कर ली है तो भाई एक तरीके से पूरा ऑलराउंडर है। उन्होंने गेम्स, कल्चरल एक्टिविटी, ये NGO वगैरह में भी काम करते हैं। मतलब एक बार भाई मलेशिया वगैरह गए थे UN की तरफ से, मतलब इतना सारा इतनी कम एज में अचीव कर लिया, मैं सोच ही नहीं सक रहा तो एक कोई मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? डेफिनेटली मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आप रोहित की जर्नी देखोगे तो वो भी एक एवरेज स्टूडेंट से बढ़ के आज वो 2 करोड़ की जॉब में कर रहे हैं, ओके, उबर में। तो ऐसे ही हर एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी काफ़ी अच्छी जर्नी होती है, ठीक है, आप उनसे सीख सकते हो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी इतने केपेबल बनो कि कई लोगों को अपनी जर्नी शेयर करो और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करो, ठीक है। एंड जैसे कि मैं अभी भी हेल्प कर रहा हूँ, इनमें से कई बच्चे ऐसे हो सकते होंगे जिनको लाइक रोहित से बात करते हैं, रोहित का भी मैं देखता हूँ कि कमेंट के रिप्लाई करना इतना बच्चों को हेल्प करता है। तो सिमिलरली अगर आपको मेरे से भी कोई हेल्प चाहिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट पे भी दे दूंगा। आप भाई से क्वेश्चन पूछे, वो बहुत बच्चों का आंसर देते हैं। मैं भी देख रहा था, वो पर्सनल मैसेज बच्चों को व्हाट्सएप पे आंसर दे रहे थे। तो इसी की तरह लास्ट में भाई थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, और आपकी स्टोरी सच में इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.